हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो चार लेसन कंप्लीट हो गए। नाउ दिस इज यूनिट नंबर फिफ्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। तो इसमें आपको कंटेंट्स क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन निकालना है फॉर फ्री स्पेस। फर्स्ट कंटेंट देखो, फॉर फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन निकालना है, ईएम वेव का इक्वेशन निकालना है। बाद में लॉसी डाइइलेक्ट्रिक के लिए निकालना है, और बाद में कंडक्टिंग मीडियम के लिए निकालना है। अब ऑल द थ्री इक्वेशन ये जो है ना, ये दो नोटेशन में निकालना है। एक ऑर्डिनरी नोटेशन में भी अपन निकालेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन में, और एक जो दूसरा नोटेशन रहेगा वो रहेगा फेजर नोटेशन। तो दोनों भी नोटेशन में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन निकालेंगे इन फ्री स्पेस, इन बोथ ऑर्डिनरी फेजर, लॉसी डाइइलेक्ट्रिक के लिए फॉर ऑर्डिनरी फेजर नोटेशन, एंड कंडक्टिंग मीडियम के लिए भी इन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनरी नोटेशन एंड फेजर नोटेशन आल्सो। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट। अब ये सॉल्व करते करते इसके अंदर आप लोगों को ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है अपन ने, प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या रहता है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या रहता है, फेज कांस्टेंट क्या रहता है, ये आपको अभी ये पहले लेक्चर में समझ जाएगा क्या है। तो बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट है स्कीन डेप्थ वाला, वो भी देखेंगे। बाद में आपको पॉइंटिंग थ्योरम वगैरह है। तो पॉइंटिंग थ्योरम तो ये एग्जाम में आता ही है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ये भी समझ के लेंगे। लास्ट टॉपिक जो है तुम लोग का वो है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद नॉर्मल इंसिडेंस एट डाइइलेक्ट्रिक इंटरफेस। तो ये सारे पार्ट देखेंगे। तो इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, बाद में लॉसी डाइइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग मीडियम, ये अभी अपन स्टार्ट करते हैं। अब आपके लेसन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक जनरलाइज इक्वेशन कैसा रहता है, ऑर्डिनरी नोटेशन में कौन से नोटेशन यूज किए जाते हैं, और फेजर नोटेशन में क्या लिखा जाता है, ये सब कुछ बेसिक्स आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये फर्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ा बहुत बेसिक देखते हैं, राइट। तो चलो समझ लो। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ड्रॉ करूँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ करते तो ऐसा रहेगा ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ड्रॉ कर लेता हूँ। So this is three-dimensional geometry. Suppose this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis, right? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ करते हैं। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, रहने दो यही अब। चलो, तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, these are electric field component, and these are magnetic field एमिसेंट। component, right? So it is having electric field component as well as magnetic field component. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। Remember, both the components, electric field component and magnetic field component, are always perpendicular to each other, right? समझ गए नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को अपन ई बार बोल देते सपोज, और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को अपन एच बार बोल देते। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? है ना? तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, आप सब लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बाय हार्टली कभी भी पूछा तो आना ही चाहिए, राइट। तो ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, बट ये तो आना ही चाहिए। तो आई एम गिविंग यू द हेडिंग, गिविंग हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
बराबर ध्यान देना, ये प्रॉपर्टीज बाद में डेरिवेशन में वगैरह भी लगते हैं सब। तो पहली जो प्रॉपर्टी निकल के आती है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रहेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट रहेंगे। सो आई एम राइटिंग EM wave contains electric field component and magnetic field component. सेकेंड नाउ, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है ई बार और एच बार, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो है ई बार एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कौन है, एच बार। ई बार यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एच बार यानी कौन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो आई एम राइटिंग हियर, जो भी अब ये दोनों कंपोनेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बोले तो ई बार, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बोले तो एच बार। सो यू कैन राइट ओवर हियर आल्सो। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो निकल के आती है वो ये है कि ये जो ई बार और एच बार है, ये दोनों एक में को कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ऐसा ना ऐसा ड्रॉ किया तो आप बोलोगे कि ये एंगल सर 90 डिग्री कैसा है, तो ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, थ्री डायमेंशन में ऐसा ही शो होगा। लेकिन अज्यूम करो ये जो एक्सिस है, जेड एक्सिस, ये अंदर है ऐसी ऐसी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और अल्सो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये तीनों भी एक में को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी निकल के आती है कि ई बार एंड एच बार, ई बार एंड एच बार, आई एम नॉट राइटिंग नाउ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तो लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में लिखता हूँ ई बार एंड एच बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मिल गई सेकंड प्रॉपर्टी, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी निकल के आती है, थर्ड प्रॉपर्टी नहीं, ई बार कॉमा एच बार एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो निकल के आती है वो ये है, जो ई बार एंड एच बार रहते, ई बार एंड एच बार, ई बार एंड एच बार आर इन फेज, ये सेम फेज में रहेंगे थ्रू आउट, इनका जो एंगल है वो कभी चेंज नहीं होगा, आर इन फेज। पांचवा, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड magnetic field has no component, has no components in the direction of propagation। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अगर x डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, x is the direction of propagation of electromagnetic wave है, तो x एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट ना। आप लोग यहाँ पे x एक्सिस ऐसा पूरा लिखना है तो लिख सकते हो, x एक्सिस इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आएंगे, दैट इज व्हाट वी कैन से, जो ई एक्स आएगा और जो एच एक्स आएगा वो दोनों भी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। याद रखना ये कि जो भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वो हर बार जीरो रहेंगे। एंड लास्ट छठवीं प्रॉपर्टी निकल के आती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, फील्ड डज नॉट वेरी which is
परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इफ x axis is the direction of propagation of electromagnetic wave, then x axis is the direction of propagation of electromagnetic wave, then del del y एंड डेल डेल जेड ये दोनों कितने हो जाएंगे? जीरो। तो इतनी तुम्हारी प्रॉपर्टीज निकल के आती है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रहेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट रहेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, जो एक्स एक्सिस है डायग्राम के हिसाब से, ये एक्स एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, राइट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस, ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस। और इसको बोल सकते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस। तो जो प्रॉपर्टीज है वो है, वापस एक बार बोल रहा हूँ, पहला, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज हैविंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। सेकंड प्रॉपर्टी, ई बार एंड एच बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थर्ड, ई बार एच बार एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन ई बार और एच बार कैसे रहेंगे? इन सेम फेज रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड हैविंग नो कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सपोज एक्स एक्सिस अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो ई एक्स और एच एक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो डेल डेल वाई और डेल डेल जेड भी जीरो हो जाएगा। तो एक मैं बोल देता हूं, अगर वाई एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो फिर ई वाई और एच वाई जीरो हो जाएगा और डेल डेल एक्स और डेल डेल जेड जीरो हो जाएगा। So now my question to you is, अगर z axis is the direction of propagation of electromagnetic wave होगा तो अंजलि प्लीज टेल मी कौन कौन जीरो होगा? z axis is the Ez direction of, and हाँ, Ez and Hz will be zero, and हाँ, del Z and no del X and del Y will be zero. हाँ, यस हो गया। तो इतनी प्रॉपर्टीज है ये आप लोग कभी भूलोगे नहीं, तो एकदम पटापट आ जाएगा आपको क्योंकि इजी है सब, राइट। तो होप इतना समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन, जैसे कंटेंट में मैंने आपको समझा के दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन निकालना है फ्री स्पेस, लॉसी डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग मीडियम के लिए इन बोथ ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन। तो उसके लिए सबसे पहले जो जनरलाइज जो एक इक्वेशन रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो क्या रहता है तो वो पहले समझ लो। तो मैं यहाँ पे ऐसा नोट करके लिखता हूँ, तो जिसमें पहली नोट, फर्स्ट नोट, समझ लो बरोबर हाँ? जो जनरलाइज रहता है, जनरलाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इज, ये रहता है ऐसा, डी टू ओमेगा अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस गैमा स्क्वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू जीरो लो, या आप लोग डी टू ओमेगा अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू इसको गैमा स्क्वेयर ओमेगा लिख लेते हैं ऐसा। सो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन। अब यहाँ पे हियर जो डी टू ओमेगा अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिया है ना, तो हियर एक्स इज द, एक्स एक्सिस is the direction of propagation of electromagnetic wave. Can anyone tell me what is this? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है, बट मैथमेटिक्स के टर्म्स में व्हाट इज दिस? आपका M3 का पहला लेसन ही है।
Can anyone talk about this? What is this, Sujal? सर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा? सर ते इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो फर्स्ट यूनिट पढ़ा ना आप लोगों ने M3 का। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिखो तो शॉर्ट फॉर्म में ये हो जाएगा डी स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू गामा स्क्वायर ओमेगा, बराबर है। फिर आप लिख सकते हो इसको डी स्क्वायर ओमेगा माइनस गामा स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, बराबर है। बाद में रफली बोल रहा हूँ, डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, ऐसा हो जाएगा ना। और बाद में अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन को इक्वेट करते जीरो के साथ, तो ऑक्सिलरी यानी इक्वेट नहीं करते जीरो के साथ, एक्चुअली ऑक्सिलरी इक्वेशन ही रहता है एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो। तो एफ ऑफ डी बोले तो कौन, डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। फिर यहाँ से दो रूट मिलेंगे ना, डी स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर, तो डी इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस गामा। हेलो, समझ गए क्या? और बाद में अब ये रूट्स कैसे हो गए अंजलि, रूट्स कैसे हो गए? श्रावणी? रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए सीएफ क्या रहता है फिर, प्लीज टेल मी। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट से तो सीएफ कैसे आएंगे? C1 e raised to alpha 1 x plus C2 e raised to नहीं, alpha यहाँ 2। पे आएगा गामा एक्स प्लस सी टू इंटू ई टू दावर माइनस गामा एक्स, आपने जो बोला वो भी सही है। तो समझ गया कि दो रूट से एक गामा है और दूसरा माइनस गामा है, तो सी वन ई टू गामा एक्स प्लस सी टू ई टू दावर माइनस गामा एक्स। और यहाँ पे पी आई कितना हो जाएगा अंजलि, ये इक्वेशन है ना, पी आई कितना हो जाएगा? खूप वेळ लावता तुम्ही आंसर करायला। पी आई कितना हो जाएगा? सर जीरो जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज राइट हैंड साइड कितना है, कैपिटल एक्स जीरो है ना, M3 का फर्स्ट यूनिट। पी आई का फॉर्मूला क्या रहता है, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स रहता है ना। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स जीरो है ना, राइट हैंड साइड कैपिटल एक्स जीरो है, तो पी आई कितना हो गया, जीरो हो गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहता है, कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। लेकिन अभी यहाँ पे y के जगह पे कौन है, ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। और सी एफ क्या आएगा, तो ये आएगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ये C1 जो है, C1 इसको, C1 को अपन जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है C1, इसकी फ्यूचर में कोई ना कोई वैल्यू निकलेंगी। अभी आप लोग EMW पढ़ रहे हो, कंसेप्ट तो यही रहेगा जो मैथमेटिक्स में अभी मैंने आपको प्रूव करके दिया। लेकिन यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट है, ई रेस टू गामा एक्स, ई रेस टू माइनस गामा एक्स, तो ये जो कंपोनेंट्स है, दीज आर एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग एंड एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कंपोनेंट है। अब आर यू अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट आई एम सेइंग, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ निकालते तो। और ये जो C1 है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये कोई तो भी एक आधी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते, अपन इसको W मैक्स बोल देंगे ऐसा। तो ये जो इतना सारा मैंने सॉल्व करके आपको शो किया, इसका जो जनरलाइज सॉल्यूशन बनता है वो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, जनरल सॉल्यूशन निकाल के दिया मैंने आपको। लेकिन इसमें से एक ही टर्म काम की रहेंगी, जो ई रेस टू गामा एक्स है वो अपन निग्लेक्ट करेंगे। अभी ये कोई भी बुक्स या कोई भी रेफरेंस बुक्स वगैरह आप लोग अगर रेफर करते हो, तो उसके अंदर डायरेक्ट लिखा रहता है सब। तो मैंने आपको ये प्रूव करके दिया कि आ कैसे रहा, ध्यान दीजिए। तो ये जो लिखा यहाँ पे, इसको डिटेल में लिखते हैं थोड़ा, वेयर जो ग्यामा है, ग्यामा, ये जो ग्यामा है ना, ये ग्यामा का मतलब होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ग्यामा का मतलब होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और ये जो ग्यामा रहता है, ग्यामा, ये ग्यामा को अपन अल्फा प्लस जे बीटा ऐसा लिखते हैं, जिसमें से अल्फा का मतलब होता है अटेन्युएशन कांस्टेंट, और बीटा का मतलब होता है फेज कांस्टेंट। होप इतना समझ गए आप लोग। तो ये जो लिखा अपन ने, व्हाट इज दिस, इट इज जनरलाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। थोड़ा थ्योरी लिख लेता हूँ जो मैंने अभी समझा के दिया। दी जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
representing signal, कौन सा तो W, propagating in x direction with initial magnitude W max with propagation constant gamma, and when it propagates when it propagates its initial magnitude W max exponentially decreases in the direction of propagation, and hence generalized solution of electromagnetic wave is, तो ये बन जाता है फिर W इज इक्वल्स टू W max इंटू ई रेस टू द पावर माइनस गामा एक्स। तो ये मिल गया आपको जनरलाइज सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो ये मैंने आपको M3 का फर्स्ट लेसन ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसके हिसाब से सॉल्व करके समझा के दिया था कि ये कैसा आएगा। बोलो यहाँ तक समझ गए क्या सब लोग? तो ये पहली नोट है कि जनरलाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन हर बार ऐसा रहेगा और ये उसका सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी दूसरी नोट समझ लो। सेकेंड नोट इज डील्स विद व्हाट, कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन। मैं लगे तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन। ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन अभी कैसा है, सब लोग डायरेक्ट लिखते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन में आप लोगों को डेल डेल टी यूज करना पड़ता है हर जगह पे, और फेजर नोटेशन में आपको डेल डेल टी के जगह पे जे ओमेगा यूज करना पड़ता है। तो ये मैं अभी आपको प्रूव करके देता हूँ कि ऐसा कैसा डेल डेल टी का मतलब जे ओमेगा कैसा रखें। तो जरा समझ लीजिए। सपोज कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके साथ साथ अभी ये तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रहेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में कौन कौन आएगा? ई बार आएगा, डी बार आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में कौन आएगा? एच बार आएगा, बी बार आएगा। बराबर है ना? तो इसके जरिए एक थ्योरी लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा। लेट आई एम राइटिंग, इफ ई बार कॉमा एच बार कॉमा डी बार कॉमा बी बार बी द vectors express as be the vector express as function of x y z and time t, है ना? then then these vectors
कैन बी रिटन एज या एक्सप्रेस एज, जैसे कि ऐसा ई बार ऑफ एक्स वाई जेड टी, ई बार एच बार डी बार बी बार आर दी फंक्शन ऑफ नाउ एक्स वाई जेड एंड टी। तो इसको ऐसा लिखा जाता है। तो इसका पहले एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अपन कैसा दिखाएंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू इसकी रहेंगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेंगी इसकी, जैसे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी ई मैक्स। अरे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का आपको फॉर्मूला पता रहता ना, आई इक्वल्स टू कितना लिखते हैं आप लोग, आई एम साइन ओमेगा टी वगैरह लिखते हैं ना आप लोग, लेकिन यहाँ पे कॉस भी रह सकता है। अरे ऐसा लिखते हैं ना, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये वाला, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो भी लिखते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू वो है सपोज ई बार एम, और ये फंक्शन रहेगा एक्स वाई जेड का इनटू रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी, ऐसा आएगा। ये इक्वेशन हो गया। होप समझ गया तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको ही मैं दैट इज करके लिखता हूं, ई बार इक्वल्स टू कैन आई राइट सिंपली ई एम, या आप लोग इसको ई आर ऐसा भी बोल सकते हो, ई आर बार इंटू रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हो। इन द सेम मैनर अगर एच बार को रिप्रेजेंट करना है तो एच बार शुड भी ये हो जाएगा कौन, एच आर बार इंटू रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी। अगर आपको डी बार को लिखना है तो डी बार को लिख सकते हैं आप लोग कैसा, डी आर बार इंटू रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी। ये कुछ पेपर में नहीं आता, इसके आगे जो डेरिवेशन लेने वाला हूँ वो पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। ये आएगा बी आर बार इंटू रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी। तो ऐसे चार इक्वेशन मिल गए, राइट। अपने को एक ही इक्वेशन से काम है। नाउ वी हैव टू प्रूव द रिलेशनशिप कि हाउ डेल डेल टी इक्वल्स टू जे ओमेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डेल डेल टी चाहिए तो कोई भी एक आधा इक्वेशन, तो चलो ये जो पहला इक्वेशन है इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो आई एम राइटिंग हियर डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग ई बार डिफरेंशिएटिंग ई बार विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इट विल बिकम डेल डेल टी ऑफ ई बार इक्वल्स टू, यहाँ पे डेल डेल टी ऑफ ये पूरा टर्म ई बार आर इंटू रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी, ऐसा आएगा। तो यहाँ से कॉमन कौन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है ई आर बार इंटू रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू का डेरिवेटिव कितना आता है, ई रेस टू जे ओमेगा टी इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कौन, जे ओमेगा, ऐसा आ गया। होप समझ गए इतना आप लोग। सो देयरफॉर डेल डेल टी ऑफ ई बार इक्वल्स टू जे ओमेगा आउटसाइड, और जो भी ई आर बार इंटू रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा टी। So j omega into what is this? It is e bar। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में डेल डेल टी ऑफ ई बार। समझ गए फिर। नाउ इफ यू आर ऑब्जर्विंग बोथ साइड्स, सो आई एम राइटिंग हियर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देयरफॉर व्हाट वी गेट, अगर दोनों साइड कंपेयर किया, जस्ट अ मिनट, दोनों साइड कंपेयर किया तो सी केयरफुली, डेल डेल टी इक्वल्स टू आई कैन राइट इट एज व्हाट, जे ओमेगा। समझ गए क्या सब लोग दोनों भी पॉइंट्स? हेलो, ये कोई पेपर में आने वाले नहीं है, ये आपको यूज करना है डेरिवेशन के अंदर। क्लियर हो गए सब लोग यहाँ पे? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन अभी प्रूव करूंगा फॉर डाइलेक्ट्रिक, फॉर कंडक्टिंग मीडियम, फॉर फ्री स्पेस, तो इन दैट केस फेजर नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन दोनों में निकालना है। तो फेजर नोटेशन में अपन जे ओमेगा यूज करेंगे और ऑर्डिनरी नोटेशन में अपन डेल डेल टी यूज करेंगे, राइट। इतना याद रखना सिर्फ। तो होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया।
अब जो इसके बाद का पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन इन फॉर फ्री स्पेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन एंड फेजर नोटेशन, ये अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी ये लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।